नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड पेपर के एमसीक्यूज को। इसे हम दो पार्ट में देखेंगे। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ख्याति है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति या कृत्रिम संपत्ति? गुडविल इज मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट या फिक्टिशियस एसेट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुडविल को अमूर्त संपत्ति माना जाता है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट माना गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक। अगला प्रश्न है, वार्षिक वृत्ति विधि सर्वोत्तम है क्योंकि क्रेता विक्रेता किसी भी पक्षकार की हानि नहीं होती है, ब्याज तत्व को ध्यान में रखा जाता है, रुपए के वर्तमान मूल्य पर आधारित है या उपर्युक्त सभी? एनईटी मेथड इज बेस्ट बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ सेलर एंड परचेजर, कंसीडर द इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज और ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, एनईटी मेथड में इन तीनों बातों में सत्यता है, ये तीनों बातें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, कंपनी के चिट्ठे में प्रकट ऋण पत्रों को विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय घटाना चाहिए, कोई समायोजन नहीं करना चाहिए, जोड़ना चाहिए या औसत ले लेना चाहिए? एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द कैपिटल इम्प्लाइड द डिवेंचर फ्रॉम द बैलेंस शीट शुड बी सब्सट्रैक्ट, नो प्रोविजन, एडिशन या टेक एवरेज? तो देखो, ऋण पत्र जो होते हैं ना, ये एक आउटसाइड लाइबिलिटी मानी जाती है, यानी वाय दायित्व माना जाता है। और जब हम विनियोजित पूंजी की बात कर रहे हैं, कैपिटल इम्प्लाइड की, तो इसमें कोई भी बाहरी दायित्व को नहीं लिया जाता है। अपने संस्था के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हों चाहे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हों, इनको इसमें केवल लिया जाता है। इसलिए विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए ऋण पत्रों को घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ख्याति निर्धारण में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब लाभ निरंतर कम होते हों, निरंतर बढ़ते हों, असमान परिवर्तन हो या प्रारंभ में कम वृद्धि के बाद में अधिक होते हों। वेटेज एवरेज मेथड इज यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, कंटिन्यूसली इंक्रीज, नो चेंज या लिटिल इनिशियली इंक्रीमेंट बट इन लास्ट मोर इंक्रीमेंट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब लाभ निरंतर बढ़ते हों, यानी कंटिन्यूस इंक्रीज होता हो प्रॉफिट, उस समय वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादा उपयोगी होता है गुडविल के निर्धारण में। अगला प्रश्न, ख्याति निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, वास्तविक औसत लाभों की क्रय विधि, आयकर अधिनियम में वर्णित विधि या वार्षिक वृत्ति विधि? साइंटिफिक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, डिफाइंड मेथड इन इनकम टैक्स एक्ट या एनईटी मेथड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एनईटी मेथड, यानी वार्षिक वृत्ति विधि जो है ना, इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे वैज्ञानिक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यापार क्रय पर ख्याति है क्रय प्रतिफल का शुद्ध परिसंपत्तियों पर आधित्य, शुद्ध संपत्तियां अपान क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल अपान शुद्ध संपत्तियां या उपर्युक्त में से कोई नहीं? द गुडविल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस इज सरप्लस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट, नेट एसेट अपान परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपान नेट एसेट या नन ऑफ देम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रय प्रतिफल का शुद्ध परिसंपत्तियों पर आधिक्य, यानी सरप्लस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट, यानी जितनी एसेट हमने खरीदी, जितनी एसेट हमने प्राप्त की व्यापार क्रय करते वक्त, यदि उससे ज़्यादा पेमेंट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पेमेंट गुडविल के बदले किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाकी व्यापार में ख्याति के मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। व्यवसाय बेचने पर, अन्य व्यक्ति को साझी बनाने पर,
संपदा का निर्धारण करते समय या व्यापार बंद करते समय। देयर इज नॉट नेसेसरी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन सोल प्रोप्राइटर, ऑन सेलिंग ऑफ बिजनेस, ऑन एंटरिंग अनदर पार्टनर, ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट या ऑन द वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस। तो देखो, व्यापार बंद करते समय ख्याति के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बाकी व्यापार बेचना हो, किसी नए पार्टनर को जोड़ना हो या वैल्यूएशन ऑफ एसेट करना हो तो ऐसे केस में गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन अनिवार्य है? इन विच कंडीशन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी? फर्मों का एकीकरण, फर्म को बेचने पर, फर्म के स्वरूप में परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। अमलगमेशन ऑफ फर्म, ऑन सेल ऑफ फर्म, ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, इन सभी परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन जरूरी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्षिक वृद्धि विधि से ज्ञात ख्याति का मूल्य अधिलाभों की क्रय विधि की तुलना में कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द एनिटी मेथड इज द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट परचेज मेथड लेस देन, इक्वल, मोर देन या नन ऑफ देम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम होता है। यानी जब भी वार्षिक वृद्धि विधि एनिटी मेथड से ख्याति को ज्ञात किया जाता है तो वो ख्याति अधिलाभों की क्रय विधि के माध्यम से ज्ञात की गई ख्याति के मूल्य से कम होती है। अगला प्रश्न है, औसत विनियोजित पूंजी 80,000, चालू वर्ष के लाभ 30,000, तो विनियोजित पूंजी कितनी होगी? 1,50,000, 60,000, 95,000 या 65,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80,000, प्रॉफिट फ्रॉम द करेंट ईयर इज 30,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, यहाँ पे देखिए फार्मूला हम आपको बता देते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको दिया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दिया हुआ है 80,000 और CCE पूछा है आपसे, कैपिटल एम्प्लॉयड करेंट ईयर का पूछ रहा है और करेंट ईयर की प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 और CCE को हम x मान लेते हैं। अब ये 2 से 30,000 काटेंगे 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये 15,000 माइनस में है, जब इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 95,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अस्थाई संपत्तियां 2 लाख रुपए, चालू संपत्तियां 1 लाख रुपए, विकास व्यय 50,000 रुपये, विज्ञापन व्यय 20,000 रुपये, प्रारंभिक व्यय 20,000 रुपये, चालू दायित्व 30,000 रुपये, सामान्य संचय 5,000 रुपये, तो विनियोजित पूंजी कितनी होगी? गिवन दैट फिक्स्ड एसेट इज 2 लाख, करेंट एसेट 1 लाख, डेवलपमेंट एक्सपेंसेज 50,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज 20,000, करंट लाइबिलिटी इज 30,000 एंड जनरल रिजर्व इज 5,000। कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, तो यहाँ पे सीधी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला क्या होता है? फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ये सीधा फार्मूला है। अब इसमें किसी तरीके के फिक्टिशियस एसेट वगैरह को नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपए, करेंट एसेट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, विकास व्यय से कोई मतलब नहीं है, ये खर्च हो गया, विज्ञापन भी खर्च हो गया, प्रारंभिक व्यय भी खर्च है, चालू दायित्व को माइनस करेंगे 30,000 रुपये, ठीक है। सामान्य संचय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पूंजी का ही हिस्सा होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 2,70,000 रुपये और यही आपका सही आंसर होगा। देखिए 2,70,000 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालू संपत्तियां 50,000, अस्थाई संपत्तियां 1,40,000, प्रारंभिक व्यय 10,000, आय कर दायित्व 10,000, लेनदार 15,000, तो विनियोजित पूंजी कितनी होगी? करेंट एसेट 50,000, फिक्स्ड एसेट 1,40,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, इनकम टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और क्रेडिटर 15,000,
कैपिटल इम्प्लाइड विल बी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट को ले लेते हैं 1,40,000 रुपये। इसके बाद आपका ले लेते हैं करेंट एसेट 50,000 रुपीज़। प्रारंभिक व्यय से कोई मतलब नहीं है। आय कर दायित्व तो हमारी करेंट लाइबिलिटी है, इसे माइनस करेंगे 10,000। और क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी है 15,000 माइनस होगा। तो ये प्लस वाला आ गया आपका 1,90,000 और माइनस वाले आइटम आ गए 25,000। 190 में से 25 माइनस कर दीजिए, 1,65,000 आपका आंसर होगा विनियोजित पूंजी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है लाभ 2010 में 40,000, 2011 में 50,000, 2012 में 60,000, 2013 में 40,000 और 2014 में 70,000। इसमें एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि 2011 में 20,000 रुपये लॉटरी की प्रकृति के लाभ थे। 2012 में भूकंप से भवन की हानि हुई, उसे पीएल अकाउंट में लिखा गया, तो औसत लाभ कितना होगा। तो देखो जितनी भी असामान्य लाभ या असामान्य हानि होती है उसे हम नहीं लेते हैं, ठीक है। असामान्य लाभ को भी नहीं जोड़ेंगे और असामान्य हानि को घटाएंगे भी नहीं। तो 2010 का 40,000 लाभ है, इसमें कोई असामान्य चीज़ नहीं है। 2011 में कह रहा है कि 20,000 लॉटरी का लाभ हुआ है, यानी 50,000 में से लॉटरी वाले लाभ को घटा देंगे, 30,000 रुपये लेंगे। 2012 में 60,000 लाभ दिख रहा है, लेकिन इसमें 50,000 रुपये भूकंप से भवन की क्षति को घटाया हुआ है, तो इसे वापस से जोड़ देंगे, ठीक है। इसे पीएल अकाउंट में हमने लिखा है तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो उसे हम बढ़ा देंगे, 1,10,000 रुपये हो जाएगा 2012 का लाभ। 2013 में 40,000 और 2014 में 70,000, टोटल लगा लीजिए 2,90,000। ये हो गया 2,90,000। अब 2,90,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 वर्षों के प्रॉफिट को हम ले रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 58,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 58,000 एवरेज प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ख्याति एक फर्म के अनुमानित अधिअर्जन के वर्तमान मूल्य है। उपरोक्त कथन के लेखक कौन है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। हु इज द राइटर ऑफ एव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, मोरिसे, आर विक्सन, लॉर्ड मैकनाटन और डीपी लीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोरिसे ने ये बात कही है, ये कथन मोरिसे का है। अगला प्रश्न है, संयुक्त स्कंध प्रमंडल यानी कंपनी की दशा में सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी पद्धति यूज की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। वास्तविक औसत लाभ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट, शतकवां अनुपात पद्धति, स्लाइडिंग स्केल मेथड या उक्त तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, कंपनी के लिए अधिलाभ विधि सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यहाँ सी गलत दे दिया है, ये बी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन दशाओं में ख्याति का मूल्य शून्य होता है। सामान्य लाभ वास्तविक औसत लाभ से अधिक हो, अधिलाभ विनियोजित पूंजी से अधिक हो, वास्तविक औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक हो, या विनियोजित पूंजी औसत विनियोजित पूंजी से अधिक हो। In which of the following condition the value of goodwill is zero? When normal profit is more than actual average profit, actual profit is more than normal profit, super profit is more than capital employed, या capital employed is more than average capital employed। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जब सामान्य लाभ वास्तविक औसत लाभ से अधिक होता है, यानी हमने उतना भी लाभ नहीं कमाया जितना सामान्यतः अन्य संस्थाएं उद्योग में कमाती हैं, तो ऐसे केस में ख्याति की बात ही नहीं आती है, ख्याति जीरो हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ख्याति के मूल्यांकन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। वार्षिकी पद्धति, अधिलाभ पद्धति, औसत लाभ पद्धति या उक्त तीनों में से कोई नहीं। द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एनईटी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या नन ऑफ एबव थ्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एनईटी मेथड, वार्षिकी विधि, ठीक है।
ये सबसे बेहतरीन मेथड माना जाता है ख्याति के मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न है, ख्याति का स्वभाव किस जानवर के स्वभाव के समान है? बिल्ली, घोड़ा, भैंस या ऊंट? द नेचर ऑफ विच एनिमल इज सिमिलर टू डैट ऑफ गुडविल? कैट, बुफेलो, हॉर्स या कैमल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बताई गई है। ख्याति के 4 प्रकार बताए गए हैं: कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की, चूहे की स्वभाव की और खरगोश के स्वभाव की। ठीक है, 4 तरीके की अलग अलग वैरायटी बताई गई है ख्याति की। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति यानी जो व्यापार का स्वामी है उससे ख्याति जुड़ी हुई है, स्वामी जहाँ जाएगा वहीं पे ख्याति बढ़ जाएगी। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति मतलब स्थान से जुड़ी हुई है, यानी व्यापार में स्वामी कोई भी हो, उसका संचालक कोई भी हो, वो व्यवसाय के प्रति लोगों की ज़्यादा जुड़ाव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अंशों के मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी कंपनी के अंश की कीमत निर्भर करती है अंश की मांग और पूर्ति पर, दत्त लाभांश की दर पे, सरकार की आर्थिक नीतियों पर या उपरोक्त सभी पर? द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड पेड, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन तीनों बातों पर निर्भर करती है कि डिमांड कितनी है शेयर की, लाभांश कितना ज़्यादा दिया जा रहा है और सरकार की आर्थिक नीति कैसी है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के ₹10 वाले 8 रुपये प्रदत्त 1,00,000 अंश हैं। यदि प्रति अंश लाभांश 1 रुपये है और प्रत्याशित प्रत्याय की दर 12% है तो अंश का बाजार मूल्य क्या होगा? ए कंपनी इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, ₹8 paid up. If the dividend per share is 1 and the expected rate of return is 12%, the market value of share will be। तो यहाँ देखो 8 रुपये पेड अप कैपिटल है और 1 रुपये लाभांश दिया जा रहा है, यानी 1 रुपये 8 रुपये की तुलना में कितना परसेंट हो गया? 12.5%। ठीक है, और नॉर्मल रेट क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 12% दिया हुआ है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। और पेड अप कैपिटल कितनी है? 8 रुपये। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 2, 3, 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/3, यानी 8 रुपये 33 पैसे आपके शेयर की वैल्यू हो गई। यानी 12% प्रॉफिट नॉर्मली कमाया जाता है, हमने डिविडेंड 12.5% दिया, इसलिए शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई। 8 रुपये पेडअप होने के बाद भी शेयर की मार्केट वैल्यू 8 रुपये 33 पैसे हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रत्याय दर और मूल्य अर्जन अनुपात के बीच संबंध है? विपरीत, प्रत्यक्ष, अनियमित? यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पीई रेशियो, पीई रेशियो यानी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, इज इनवर्स, इनरेगुलर, डायरेक्ट? तो देखो कभी भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो में विपरीत का संबंध होता है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कम होगा, तो यहाँ पे विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य 2 पद्धतियों से आगणित मूल्यों के औसत पर निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द 2 अदर मेथड्स? शुद्ध परिसंपत्ति विधि, प्रतिफल पद्धति, उचित मूल्य पद्धति या इनमें से कोई नहीं? नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड, फेयर वैल्यू मेथड या नन ऑफ दीज? तो देखो फेयर वैल्यू मेथड यानी कि उचित मूल्य पद्धति बाकी दोनों पद्धतियों से जो ख्याति निकलती है उसके एवरेज को लेकर निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंशों के अंकित मूल्य से आशय है? बाजार मूल्य से, संपत्तियों पर आधारित मूल्य से, पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से या पार्षद अंतर नियम में उल्लिखित मूल्य से? वैल्यूएशन ऑफ शेयर मीन्स मार्केट वैल्यू, एसेट बेस वैल्यू, वैल्यू डिफाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या वैल्यू डिफाइंड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पार्षद सीमा नियम में जो मूल्य उल्लिखित होता है वही अंशों का अंकित मूल्य कहा जाता है। पार्षद सीमा नियम में ये बता दिया जाता है कि कंपनी कितने शेयर जारी कर सकती है और कितने वैल्यू के शेयर वो जारी करेगी, वही उसका अंकित मूल्य होता है। अगला प्रश्न है, अंशों के मूल्यांकन की चिट्ठा विधि जानी जाती है। शुद्ध संपत्ति विधि, संपत्ति मूल्यांकन विधि, अ एवं ब दोनों या उपर्युक्त सभी। द बैलेंस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नोन एज नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड, एसेट वैल्यूएशन मेथड, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो ये दोनों ही आपके बैलेंसिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, क्योंकि यह बहुत दोनों शामिल हो जा रहा है ऑप्शन सी में भी, और ऑल ऑफ द एबव में भी ए और बी ही शामिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपका उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंशों के आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है शुद्ध संपत्ति के आधार पर, लाभों के आधार पर, बाजार भाव के आधार पर, या सटोरियों द्वारा निर्धारित। टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर बाई ऑन द बेस ऑफ नेट एसेट, ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेस ऑफ मार्केट प्राइस, या ऑन द बेस ऑफ ब्रोकर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। शुद्ध संपत्तियों के आधार पर ही अंश का आंतरिक मूल्य निर्धारित होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, अंश का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है कंपनी की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में, ऋण हेतु जमानत के रूप में अंश जमा कराने पर, कंपनी के समापन पर, या अंशधारी जब मूल्य ज्ञात करना चाहता हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू वैल्यूएट द शेयर in the valuation of company's financial position, to submit the share in the mortgage to the winding of company, या when shareholder want to find the value। तो देखो समापन के समय अंशों के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सारे दायित्वों के भुगतान के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसी को शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, अंशों का मूल्य कुछ भी हो। तो समापन के समय कोई भी आवश्यकता नहीं है कि अंशों का मूल्यांकन किया जाए, बाकी स्थितियों में अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है कंपनी के पुनर्निर्माण पर, एकीकरण पे, संविलियन पर, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कंपनी का संविलियन हो, यानी दो कंपनी मिलाकर कोई एक कंपनी बनाई जा रही है, एकीकरण हो, पुनर्निर्माण हो, तीनों ही परिस्थितियों में अंशों का मूल्यांकन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक मूल्य विधि में निम्नलिखित संपत्ति शामिल की जाती है। प्रारंभिक व्यय, पेटेंट, ऋणपत्रों पे बट्टा, या ख्याति। देयर इज इंक्लूडेड द फॉलोइंग एसेट इन द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, पेटेंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, या गुडविल। तो देखो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते वक्त गुडविल को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बाकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, पेटेंट और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंश के मूल्यांकन की आंतरिक विधि जानी जाती है। आय मूल्यांकन विधि, समता विधि, बाजार मूल्य विधि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ऑफ शेयर इज नोन एज इनकम वैल्यूएशन मेथड, इक्विटी मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड, या नन ऑफ देम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समता विधि या इक्विटी मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन को इक्विटी मेथड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्तियों की प्रतिभूति से सुरक्षित अंशों का मूल्य सामान्यतः अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, या कोई संबंध नहीं होता। द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एसेट इज मोर, इक्वल, लेस, या नो रिलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोर, ठीक है। संपत्तियों की प्रतिभूति से यदि अंशों को सुरक्षित कर दिया जाए तो उसका बाजार मूल्य सामान्यतः अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आवंटन के बाद कितनी अवधि में अंश निर्गमित करने पर अधिकार अंश निर्गमन आवश्यक है। 2 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष, या 3 माह। आफ्टर द फर्स्ट अलॉटमेंट हाउ मच पीरियड इज नेसेसरी फॉर द इशूइंग द राइट शेयर। इन 2 years, इन 6 months, इन 1 year, या इन 3 months।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोनस अंशों के मूल्यांकन को ज्ञात करने का सूत्र है शुद्ध संपत्तियां डिवाइडेड बाई मूल अंश प्लस बोनस अंश, शुद्ध संपत्तियां अपान बोनस अंश, शुद्ध संपत्तियां अपान मूल्य अंश, या कुल संपत्तियां अपान कुल अंश। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बोनस शेयर फार्मूला विल बी नेट एसेट अपॉन एग्जिस्टिंग शेयर प्लस बोनस शेयर, नेट एसेट अपॉन बोनस शेयर, नेट एसेट अपॉन एग्जिस्टिंग शेयर, या टोटल एसेट अपॉन टोटल शेयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोनस अंशों के मूल्य को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है, नेट एसेट डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग शेयर प्लस बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गुड डे टू ऑल।